लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? बिहेवियरल थ्योरी, राइट? प्लीज म्यूट कर लीजिए। कौन कौन सी बिहेवियरल थ्योरी थी? कौन कौन सी थ्योरी डिस्कस किए थे कल क्लास में? सर ऑपरेंट कंडीशनल और क्लासिकल कंडीशनल हो गई थी। और थ्योरी दैट इज लर्निंग थ्योरी ऑफ स्किनर। स्किनर की जो थ्योरी थी उसको डिस्कस किए थे। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। और इसके अलावा आरएस कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट थी, सेकंड कौन सी थी? पावलव थ्योरी। दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। थर्ड नंबर पे है दैट इज एलिबर्ट बंडूरा थ्योरी। तो बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। ये भी याद रखना, एग्जाम में कभी भी आ जाता है। सोशल लर्निंग थ्योरी किस द्वारा दी गई, तो एटलीस्ट यू शुड नो कि किसके द्वारा थ्योरी दी गई। अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी क्या बताती है, मतलब इनके द्वारा ये थ्योरी बनाई गई। तो इन्होंने बताया कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल जो है लर्न करता है थ्रू दी ऑब्जर्वेशन। देख करके, ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके, नकल करके। ओके, इमिटेशन या मॉडलिंग के माध्यम से हम दूसरे के बिहेवियर को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उससे लर्न करते हैं। ओके, उसको ऑब्जर्व करके समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ये अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन बिहेवियर को एक्वायर कर सकता है, लर्न कर सकता है थ्रू दी ऑब्जर्वेशन। किसी पर्सन को देख करके आ, उसको देखेंगे, उसका जो बिहेवियर है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। जैसे टीवी में देख करके जो है हम कुछ लर्न करते हैं, या किसी को देख करके हम लर्न करते हैं, उसके माध्यम से हम लर्निंग हम एक्वायर कर सकते हैं, नए बिहेवियर को एक्वायर कर सकते हैं। दूसरे के एक्शन क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और हम लर्न करते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस है उसको इन्होंने बोला दिस इज दी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं, बिहेवियरल फैक्टर होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल लर्निंग में। एक इनके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया, दैट इज ओवरडोल एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है किस प्रकार से सोशल बिहेवियर को लर्न कर रहा है। जैसे कि वो अगर अग्रेसिव बिहेवियर देखता है, तो फिर वो जो जिस प्रकार का बिहेवियर वो देख रहा है उसी टाइप को लर्न कर रहा है। उसने टीवी में देखा कि एक जो है टीवी के अंदर एक पर्सन डॉल को जो है उसके हाथ तोड़ रहा है, या उस पर अग्रेसिव बिहेवियर दर्शा रहा है, उसको मार रहा है। तो इसी प्रकार से बच्चा भी उसी रूप में ऑब्जर्व करके रिएक्ट कर रहा है। उसके हाथ में जो उसके साथ बच्चा है, जो मतलब एक बोल सकते हैं कार्टून है, उसका उसने हाथ तोड़ा, या बोल सकते हैं उसको हार्म करने की कोशिश की, अग्रेसिव बिहेवियर दर्शाने की कोशिश की, क्योंकि उसने ऐसा टीवी में देखा। तो जो अग्रेसिव बिहेवियर है वो बच्चा लर्न कर रहा है थ्रू दी ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तो ये बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट इनके द्वारा डेमोस्ट्रेट किया गया और बताया गया किस प्रकार से लर्निंग होती है। थ्रू दी ऑब्जर्वेशन, थ्रू दी इमिटेशन लर्निंग प्रोसेस चलता है। तो इसमें इन्होंने 4 स्टेप्स बताए कि लर्निंग केवल ऑब्जर्व करने से नहीं होती है। इसके अलावा दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग में। कौन कौन से हैं? अटेंशन, व्हाट इज द अटेंशन? रिटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, अटेंशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। नेक्स्ट है मोटिवेशन। अटेंशन का मतलब हुआ कि जो ऑब्जर्वर है, जो भी पर्सन देख रहा है, वो बहुत अटेंटिव होना चाहिए। जब हम किसी के बिहेवियर को देखते हैं, किसी को देख रहे होते हैं, किसी के एक्शन को देख रहे होते हैं, तो वी शुड वेरी अटेंटिव, वी शुड वेरी अलर्ट।
हम कुछ देख बहुत अटेंटिव होना पड़ता है। जैसे क्लास में आप अगर समझना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। तो हमको बहुत ही जो है अटेंटिव रहना पड़ता है। कुछ हमको जब सीखना होता है, जब मॉडलिंग करते हैं, तो किसी को इमिटेट कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, किसी की तरह कुछ बोला जा रहा है, किसी की तरह कुछ किया जा रहा है, तो उसको बहुत ही अटेंटिव वे में हम उसको देखते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अदरवाइज जो है वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म द सेम काइंड ऑफ बिहेवियर जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसमें रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने ऑब्जर्व किया, दैट मस्ट बी एबल टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने देखी या किसी को देखा, ऑब्जर्व किया, वो आपने जो ऑब्जर्व किया वो इन्फॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए, रिटेन रहनी चाहिए। ओके, दैट इज रिटेंशन। कि हम कैसे आगे उसको यूज करेंगे। अगर आपने कुछ देखा, समझा, अंडरस्टैंड किया, ऑब्जर्व किया, तो आप उसको रिमेंबर करेंगे, तभी आप उसको रिटेन कर पाएंगे, तब आगे उसको परफॉर्म कर पाएंगे, जो कि आपका रिप्रोडक्शन में आएगा। अगर आप ऑब्जर्व जो रिटेन नहीं कर पाता है इन्फॉर्मेशन को, तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा उस प्रकार के बिहेवियर को। अगर किसी ने कुछ देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा अगर उसने रिटेन नहीं किया होगा, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं किया होगा। सेकंड, दैट इज द रिटेंशन। रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग में। ऑब्जर्वेशन लर्निंग मतलब यहाँ पर केवल ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और सीख जाएंगे। आपको अटेंटिव होना पड़ेगा, आप उसको लगातार देखेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसको रिटेन करेंगे जो कुछ आपने देखा है, किसी भी रूप में है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जर्व बिहेवियर है उसको आप रिप्रोड्यूस कर पाए, फिजिकली रिप्रोड्यूस कर पाए। आपने आपने किसी को देखा, ओके, अब आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्म करने की। रिप्रोड्यूस मतलब होता है कि जब आपने अटेंटिवली देखा, उसको रिटेन किया, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, अब थ्रू दी स्किल्स और एबिलिटी यू हैव टू परफॉर्म दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। उसको आपको बार बार जो है रिप्रोड्यूस करना होता है। उसके लिए जो भी नेसेसरी स्किल्स हैं दैट नीड टू यू शुड हैव देन यू विल टू प्रोड्यूस द सेम काइंड ऑफ बिहेवियर। दैट इज द रिप्रोडक्शन। मतलब आप जो कुछ आपने लर्न किया है वो आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, बताइए। एक तरह से सर रिवार्ड देना। मोटिवेशन रिवार्ड नहीं होता, इसका मतलब होता है कि आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, उसको बार बार परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो सेम ऑब्जर्व बिहेवियर को आप परफॉर्म कर पाएंगे बार बार। ओके, कि जो भी एक्टिविटी आपने देखी, समझी, अंडरस्टैंड की, जो आपने लर्न किया, जो समझा, अब आप उसको अगर एक बार रिटेन करके एक बार रिप्रोड्यूस कर पाए, दैट इज नॉट एनफ। आप चीज़ों को भूल जाएंगे, धीरे धीरे करके भूल जाएंगे। तो आपको बार बार उसको दोहराना होता है। तो यू शुड बी वेरी मोटिवेटेड। जैसे कि मान लीजिए आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, 6 महीने का कोर्स है, आपने 2 महीने अच्छे से पढ़ाई की, पूरा क्लास अटेंड किए, सब कुछ मॉक टेस्ट किए, लेकिन आप मोटिवेटेड नहीं रहे लंबे समय तक, तो आपने जो कुछ पढ़ा था आप भूल जाएंगे, एग्जाम तक नहीं जा पाएगा। राइट। तो मोटिवेशन इज वहाँ पर काम आता है जहाँ पर आपको बार बार सेम काइंड ऑफ बिहेवियर को, एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है लंबे समय के लिए, तभी कुछ वैल्यूबल आउटकम आ सकता है अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे लगातार। तो क्लियर। यस सर, क्लियर सर। इस थ्योरी को ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी कहते हैं शायद। हाँ, ऑब्जर्वेशन थ्योरी बोल सकते हैं, क्योंकि क्योंकि एक क्वेश्चन लर्निंग। सर आया था एक बार, तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे, और इसमें अल्बर्ट बांड्रा भी था और ऑब्जर्वेशनल थ्योरी था, तो उसको उससे मैच किया गया था। यहाँ पर लर्निंग हो रही थ्रू दी ऑब्जर्वेशन, तो बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। रिपीट करना, motivation। हाँ ठीक है, बार बार रिपीट करते। मोटिवेशन बोलते हैं उसको, मतलब मोटिवेशन होना, यू शुड हैव वेरी मोटिवेटेड, यू वांट टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो कुछ आपने लर्न किया, अटेंटिव रहे, आप रिटेन किया, उसको याद किया, आपने उसको रिप्रोड्यूस किया, देन आपको लगातार उसको मोटिवेटेड रहना चाहिए, तभी आप बार बार उसको दोहरा पाएंगे। अदरवाइज वो धीरे धीरे करके आप भूल जाएंगे। कोई भी चीज़ है, कोई भी आपने बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, कोई एक्टिविटी को आपने देखा, समझा, अगर आप उसको रखना चाहते हैं, हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ समय तक उसको बार बार दोहराना पड़ेगा। दीज आर द थिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द सोशल लर्निंग थ्योरी की ऑब्जर्वेशन। किस प्रकार से ये 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तभी सही तरीके से हम लर्न कर सकते हैं। दैट इज ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ठीक है, क्लियर। बताइए, बोलते जाइए। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, बताइए। व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोसाइटी डिवाइड है, स्ट्रक्चर।
anyone just explain in one line what is social study? सामाजिक स्तरीकरण. सोसाइटी जो है सर वो सोसाइटी डिवाइड है, फंक्शन करती है, अलग अलग स्ट्रक्चर है सोसाइटी के अंदर। Okay, और anyone? सर इसमें ये देखते हैं कि सोसाइटी जो है क्लास के आधार पे, रीजन के आधार पे और विभिन्न प्रकार की जो पावर है और अन्य चीज़ें जो है उनके आधार पे जो इसका स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो डिवाइड है। इस संदर्भ में इसको समझ सकते हैं। ठीक है. सर सोसाइटी में उच्चतम और निम्नतम के क्रम में विभाजन। ठीक है. तो बेसिकली ये जो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है, ये काइंड ऑफ प्रोसेस, इसके माध्यम से ग्रुप को हम कैटेगराइज कर देते हैं. ठीक है. इन हिरार्की बोल सकते हैं, कई प्रकार से कर सकते हैं. ओके. आप क्लास के आधार पर, कास्ट के आधार पर, इनकम के आधार पर, तो कई प्रकार से हम उसको स्ट्रेटिफाई कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, हिरार्की बना देते हैं डिफरेंट कैटेगरी. उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन. सोसाइटी के अंदर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रेस, सेक्स, डिवीजन, एम्प्लॉयमेंट, कई प्रकार से हो सकता है. इनकम के आधार पर, सोशल स्टेटस के आधार पर, दैट कैन बी मैनी काइंड ऑफ द स्टेटस. तो उसके आधार पर हम कैटेगराइज कर देते हैं परमानेंटली ग्रुप में. उनको हम बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. द प्रोसेस बाय विच human or the group which is permanently categorized in the hierarchy through the caste or the race or the sex or division or the financial status, social status, political status. That is stratification. Okay. सर एक क्वेश्चन ये है कि जो स्ट्रक्चरल होती है, स्ट्रक्चरल फंक्शन जो होता है और जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कैटेगराइज कर रहे हैं, और फंक्शनिंग अलग चीज है. क्या बोल रहे हैं? कौन सा? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट नहीं, थ्योरी जो कि एम एल दुर्खेम के द्वारा दी गई है, और ये जो फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो आप पढ़ा रहे हैं, सर इसमें क्या डिफरेंस है दोनों? देखो स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग दोनों अलग चीज है. देखो इसका मतलब होता है कि सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब हुआ कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ कुछ ना कुछ किसी आधार पर. तो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो फंक्शन कैसे करता है. सोसाइटी के अंदर बहुत सारी सिस्टम्स होते हैं. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए फैमिली है, एजुकेशन है, हेल्थ है, और बाकी की इकोनॉमी है, और फिर सो मैनी सिस्टम, उसके सब सिस्टम्स होते हैं. वो सब कनेक्टेड होते हैं आपस में, वो फंक्शन करते हैं. उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग थ्योरी, कि किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं. तभी सोसाइटी हार्मनी में रहती है, मतलब मेंटेन में रहती है, या इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है. जिस प्रकार से बॉडी के हमारे बहुत सारे हिस्से होते हैं, वो सब मिल करके कनेक्टेड होते हैं, तो फंक्शन करते हैं, तभी ह्यूमन बीइंग जो है सर्वाइव कर पाता है. इसी प्रकार से सोसाइटी जो है इस प्रकार से फंक्शन करती है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म थ्योरी. हाउ दिस सोसाइटी फंक्शन, उसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बने होते हैं या सिस्टम्स होते हैं, वो कनेक्टेड रहते हैं आपस में. सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. फैमिली का अलग काम होता है, रिलीजन का अलग काम होता है, कि सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन करना. तो इसी प्रकार से पॉलिटिक्स का अलग काम होता है कि गवर्नेंस में गवर्नेंस बनाए रखना. इसके अलावा इकोनॉमी का काम होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, इंश्योर करना पब्लिक को. तो बाकी सभी सिस्टम किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं और किस प्रकार से सोसाइटी को, स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग. ठीक है. और फंक्शनल अप्रोच अलग होती है. ये कुछ इसमें अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को. जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसमें एक फंक्शनल जो अप्रोच है, उसको हम फंक्शनलिस्ट अप्रोच बोलते हैं. ठीक है. एक फंक्शन के आधार पर सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन होता है. फंक्शनलिस्ट अप्रोच क्या है? एक इंसुलर डेविस के द्वारा दिया गया है. इन्होंने बताया कि जो फंक्शनल अप्रोच है ये बताती है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो सोसाइटी के अंदर होना ही होना है. जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ कि इनकम के आधार पे, कास्ट या रेस के आधार पे सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन है. तो ये बताते हैं थ्रू दिस थ्योरी, फंक्शनलिस्ट अप्रोच, कि सोसाइटी के अंदर जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो ग्रुपिंग है, जो कैटेगराइजेशन है, हिरार्की में बनाया गया है लोगों को अलग अलग कैटेगरी में, तो वो होना ही होना है, विच इज इनएविटेबल फिनोमेना, अनिवार्य है. ये फंक्शनल थ्योरी बताती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोसाइटी के अंदर सब लोग हैं. हर एक इंडिविजुअल सब कुछ काम नहीं कर सकता है. जैसे एक फार्मर है तो इंजीनियर का काम नहीं कर पाएगा, एक इंजीनियर वो डॉक्टर का काम नहीं कर पाएगा. इसी प्रकार से सभी सोसाइटी के अंदर जितने लोग होते हैं उनसे, उनके साथ साथ उनकी एक वैल्यू अटैच होती है कि वो एक टाइप का काम कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं. तो हर एक पर्सन के अंदर डिफरेंट एबिलिटी होती है, स्किल्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करते हैं, एक्ट करते हैं.
तो सोसाइटी के अंदर उनके वैल्यू के आधार पर, जो वैल्यू उनके साथ अटैच होती है उसके आधार पर उनको स्ट्रेटिफाई किया जाता है, बोलते ग्रुपिंग की जाती है बोल सकते हैं, क्योंकि मेरिट के आधार पर उनको विभाजित किया जाता है। तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन हो ही जाता है, जो कि एक काइंड ऑफ इनविटेबल फिनोमेना है, जो कि होना ही होना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उसको कम करें या खत्म कर सकते हैं, बिकॉज फंक्शंस सबके अलग अलग होते हैं। जो फंक्शन अप्रोच है वो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर देती है, क्योंकि सोसाइटी की जो नीड है या हर एक इंडिविजुअल की नीड है वो खुद फुलफिल नहीं कर सकता अपने आप से, तो उसको चार लोगों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो चार लोग जो है अलग अलग काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर जो है वो डिफरेंट एबिलिटी के कारण सब लोग अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं उनके साथ जो वैल्यू अटैच्ड है तो उसी के अनुसार वो फंक्शन करेंगे। तो एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा जिसके आधार पर सोसाइटी के अंदर हायरार्की बन ही जाएगी। जो स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है या हायरार्की बन रही है वो ऑटोमेटिक बन जाएगी, उसको हम रोक नहीं सकते। ये फंक्शनल अप्रोच बताती है। ठीक है। और ओके जो सर। स्ट्रक्चर फंक्शनिज्म है वो बताता है कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो फंक्शन कैसे करता है, और जो उसका मैन जो है कि किस प्रकार से सोसाइटी इक्विलिब्रियम में रहती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है। तो जैसे इस प्रकार से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, ऐसे सोसाइटी भी उसी प्रकार की होती है। उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर बना होता है, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, सभी के सभी सबका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन होता है, और वो आपस में कनेक्ट होकर के वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। सोसाइटी इसी प्रकार से फंक्शन करती है। ओके सर। ठीक है, तो ये क्लियर है पहला वाला। ये दैट इज अ फंक्शनलिस्ट अप्रोच, जो कि किंग्सले डेविस के द्वारा दी गई है, एंड ई मुरे साथ में। किंग्सले डेविस एंड विलियम ई मुरे। याद रखना इनके द्वारा सिंपल बोला गया, एक लाइन में समझने का है कि फंक्शनलिस्ट अप्रोच ये बताती है कि सोसाइटी के अंदर जो स्ट्रेटिफिकेशन है तो एक ऐसा फिनोमेना है कि जो होना ही होना है, हम उसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोग सबकी अलग अलग जरूरतें हैं, और जितनी भी सबकी रिक्वायरमेंट होती है वो खुद फुलफिल नहीं कर सकते। तो वो लोगों की जरूरत होती है, सबकी अलग अलग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके साथ जो वैल्यू अटैच है उसके अकॉर्डिंग मेरिट के आधार पर लोगों को स्ट्रेटिफाइड किया जाता है या हायरार्की में रखा जाता है। ठीक। सर इन्होंने कुछ स्पेशलिस्ट चीज़ें भी बताई हैं, जैसे कि मैक्स वेबर ने बताया है पावर और इस तरह की चीज़ें, तो वैसे इन्होंने कुछ बताया है स्पेशल नाम देके। मतलब इन्होंने सर इकोनॉमी, पॉलिसी और रिलीजन के बारे में बताया था ना। है पेशेंस में सब एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। तुम बोल रहे हो पावर इकोनॉमी वो अलग है, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी। इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा पता है तो यू कैन एक्सप्लेन। सोशल चेंज थ्योरी अलग है, ये स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी है। यहाँ पर ये जो हम थिंकर के नाम बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन कैसे हो रहा है, सोशल चेंज कैसे होता है उसकी अलग थ्योरी है। ठीक है, तो इसमें ओके अगर सर। तुम ऐड करना चाहते हो तो नहीं यू सर, कैन ये ऐड। फंक्शनल अप्रोच से रिलेटेड। क्या है उसमें, क्या सर ये कुछ है? फंक्शनल अप्रोच से रिलेटेड है। हाँ, बताइए क्या है। जो पॉजिटिव कंसिक्वेंस दिए थे इन्होंने इकोनॉमी, पॉलिसी और रिलीजन को लेके। ओके सर, ओके, आप कंटिन्यू करो। यू कैन जस्ट टेल मी, अगर कुछ इसमें नया आपको बताना चाहते हैं थ्योरी में, मैं उसको यहाँ पर ऐड कर लूँ। सभी थ्योरी को मिक्स मत करो, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा फिर। सर एक्सप्लेन करिए आप आगे, यहाँ तक हाँ, क्लियर है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा, सभी थ्योरी जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वहां पर अगर आप डाउट होगा तो पूछ लेना, अभी सभी मिक्स कर दोगे तो फिर ना तो समझ में नहीं आएगा और मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा क्या पूछ रहे हो, क्या बताना है। ठीक है, तो पहली थ्योरी यस सर, यस सर। अप्रोच, दूसरी यहाँ पर हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच के माध्यम से इस प्रकार से उन्होंने बताया कि सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है मार्क्सिस्ट अप्रोच में इन्होंने बताया, इन्होंने सोसाइटी को मतलब देखा कि सोसाइटी के अंदर क्लास स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप के आधार पर उस नजरिए से इन्होंने सोसाइटी को देखा। सोसाइटी के अंदर जो स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, जो हिरार्की डेवलप हो रही है, ठीक, वो उसका कारण क्या है या उसका बेस क्या है, इन्होंने देखा कि सोसाइटी के अंदर जो है क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक रिलेशन की वजह से सोसाइटी के अंदर जो है स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है।
जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ये इकोनॉमी के आधार पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सोसाइटी के अंदर स्ट्रटिफिकेशन हो रहा है। और इन्होंने आगे इसको बोलते हुए बताया कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, और सोसाइटी के अंदर जो बोल सकते हैं कि जो रिसोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है दो क्लास में। ओके, सोसाइटी के अंदर दो क्लास हैं और कहीं ना कहीं एक जिसको हम बोलते हैं बोर्जोआ क्लास, दूसरी है प्रोलेटेरिएट क्लास। और जो रिसोर्सेस हैं जो कुछ है वो कहीं ना कहीं अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सोसाइटी के अंदर डिस्पैरिटी है, और उसके कारण ही सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन होता है। सामाजिक स्थिरीकरण का कारण बताया इन्होंने इकोनॉमिक रिलेशन और क्लास स्ट्रगल बिकॉज ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो रिसोर्सेस हैं जो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है सोसाइटी के अंदर दो क्लास के बीच में, दैट इज द ऑनर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं बोर्जुआ क्लास, और दूसरी है वेज अर्नर जो कि काम करते हैं लेबर क्लास है, जो कि जिसको हम बोलते हैं प्रोलेटेरिएट क्लास। ठीक है, ओके। तो एक क्लास के हाथ में ज्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, या उनके पास बोल सकते हैं कि पैसा ज्यादा होता है, या बोल सकते हैं रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, तो वो दूसरी क्लास को, प्रोलेटेरिएट क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं। ओके, उसकी वजह से क्लास कंफ्लिक्ट होता है, क्लास स्ट्रगल होता है। दैट इज द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स। ये उनके द्वारा जो अप्रोच है मार्क्सिस्ट अप्रोच सोसाइटी को स्ट्रेटिफिकेशन को देखने। ओके, और क्लास स्ट्रगल होगा तो उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जो उनके द्वारा थ्योरी दी गई है, इसमें किस प्रकार से एक काइंड ऑफ रिवोल्यूशन आता है और जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बदलाव आता है स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में सोसाइटी के। डायरेक्ट जो डायरेक्टिकल अप्रोच है उसको आगे हम ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये जानिए कि मार्क्सिस्ट की जो अप्रोच है वो किस प्रकार से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक रिलेशन एंड द क्लास स्ट्रगल। और क्लास के अंदर दो सोसाइटी के अंदर दो क्लास है, एक पहली क्लास है जिसको हम बोलते हैं बोर्जुआ क्लास, दूसरी है दैट इज द प्रोलेटेरिएट क्लास। इतना समझ में आया? सर ये मैक्स वेबर से रिलेटेड है क्या? मैक्स वेबर की थ्योरी अलग है, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उन्होंने किस प्रकार से सोसाइटी को देखा, सोसाइटी में जो स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है उसको उन्होंने किस तरह नजरिए से देखा उसको यहाँ बताया। तो इनका जो नजरिया है, बोल सकते हैं जो लेंस है सोसाइटी को देखने का, और जो सोसाइटी के अंदर जो स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है उसका है कि क्लास स्ट्रगल एंड द इकोनॉमिक रिलेशनशिप। कि जो रिसोर्सेज है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है सोसाइटी के अंदर, पावर और रिसोर्सेज जो भी है, इस वजह से समाज के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन होता है कि एक के हाथ में बहुत ज्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, टेक्नोलॉजी होती है, मैन पावर होती है, सब कुछ होता है, एक क्लास जो कि वर्किंग क्लास होती है, तो ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाते हैं और वर्चुअल क्लास ऊपर पहुंच जाती है। ये बेसिक है सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन का रीजन, जो कि कार्ल मार्क्स ने उनकी जो अप्रोच है उसने बताया। क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। यस एक एक टर्म फॉल्स कॉन्शियसनेस आया था 2020-21 के पेपर में, उसको थोड़ा समझा दीजिए, जो कि कार्ल मार्क्स ने ही दिया था। और consciousness का मतलब होता है कि एक ऐसा बिलीफ, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो लोग ये जो बोर्जुआ क्लास है, प्रोलेटेरिएट क्लास है, जिसको हम बोल रहे हैं कि वेज अर्नर, जो लेबर क्लास होती है, ओके, उनका ऐसा बिलीफ होता है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो अपर अपर क्लास है, जो बोल सकते हैं जो कि इनको बोर्जुआ क्लास बोल रहे हैं, ओके, वो उनके अंडर काम करते हैं या उनके अंडर रहते हैं, और जिनके पास रिसोर्सेस हैं, ओके, उनको स्वीकार कर लेते हैं कि यही उनकी नियति है, मतलब उनको लाइफ ऐसी ही जीनी है कि उनके अंडर काम करेंगे, या उन चूंकि वो वेज अर्नर है, वर्किंग क्लास है, तो जो अपर क्लास होती है इसको बोल सकते हैं बोर्जुआ क्लास, इनके जिसके हाथ में मीन्स प्रोडक्शन होता है, सब कुछ होता है, तो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनको लगता है कि सिस्टम जो बना हुआ है, ये जो स्टेटस को है, सोसाइटी का स्टेटस को है, यही सत्य है। उसको बोलते हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस, एक ऐसी चेतना जो कि गलत है लेकिन उनको लगता है यही सही है, तो वो कोशिश नहीं करते। जो रेडिकल अप्रोच होती है बदलाव की, ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उसमें उसको अप्लाई नहीं करते या उसको देखते नहीं। उनको लगता है कि ये जो जिस प्रकार का सिस्टम बना हुआ है और हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं, उनका जो काम है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका एक विश्वास है जो क्लास कॉन्शियस, मतलब फॉल्स कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है कि एक झूठी चेतना जो कि गलत है, उसको हम बदल सकते हैं रेडिकल अप्रोच के माध्यम से, लेकिन उनका ऐसा मानना होता है कि यही सत्य है। और वो जो कर रहे हैं, मतलब जो वेज अर्नर है उनका काम होता है, लेबर क्लास का काम होता है काम करना, और जो क्लास है उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके पास रिसोर्सेज सब कुछ है, उनको वही करना है। तो यहाँ पर कहीं पे किसी प्रकार का बदलाव, चेंजेस नहीं देखा जा सकता जब तक लोगों के अंदर ये फॉल्स कॉन्शियसनेस रहेगी, इस प्रकार की चेतना रहेगी। ये मतलब एक झूठी चेतना है कि मतलब उनको लगता है कि ये जो पैटर्न बना हुआ है सोसाइटी का वो है।
क्लास स्टेटस फॉर इसका क्वेश्चन था। यस सर, मेरा क्वेश्चन था, क्लियर है सर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट इसमें वेबर, मैक्स वेबर की थ्योरी जो है, मैक्स वेबर के द्वारा जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को किस प्रकार से देखा गया, इनका क्या नजरिया था सोसाइटी में, जो हमारी स्तरीकरण है या जो बोल सकते हैं विजन है, वो किस प्रकार से बताया। तो जैसे कि कार्ल मार्क्स ने बताया, उन्होंने बेसिकली पूरी चीज़ों को इकोनॉमिक टर्म्स में एक्सप्लेन किया कि बिकॉज ऑफ सोसाइटी के अंदर एक वर्ग के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं उनके हाथ में, तो इकोनॉमी के आधार पर उन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन दिया, समाजीकरण बताया। लेकिन मैक्स वेबर का कहना है कि इसमें और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे क्लास है, स्टेटस है, पावर है, तो इनके आधार पर भी समाज के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन होता है। तो ये तीन जो कंपोनेंट है स्ट्रेटिफिकेशन के, क्लास, स्टेटस, पावर। क्लास, स्टेटस, पावर मार्क्सिस्ट अप्रोच नहीं है, ये मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। मार्क्सिस्ट ने मार्क्स कार्ल मार्क्स की जो अप्रोच है वो केवल इकोनॉमी पर फोकस करती है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया, मतलब स्ट्रेटिफिकेशन एक्सप्लेन किया। ओके, तो जो तीन कंपोनेंट है ये मैक्स वेबर के हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी है, इन्होंने तीन कंपोनेंट के आधार पर एक्सप्लेन किया। ओके, इन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन सोसाइटी में उनकी इज्जत नहीं है, या ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन सोसाइटी उनकी प्रेस्टेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इस प्रकार से जो क्लास है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है स्टेटस और पावर के आधार पर, ना कि केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर। तो जो स्ट्रेटिफिकेशन के सोर्सेस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, वो केवल आर्थिक स्थिति पे नहीं हो सकते, हो सकता है कि स्टेटस के आधार पे हो या पावर के आधार पे हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है लेकिन उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, तो उनकी उनकी भी एक क्लास होती है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, या जिनके पास पावर बहुत ज्यादा, पॉलिटिकल पावर होता है, सोशल स्टेटस होता है, लेकिन हो सकता है उनके पास पैसा ना हो, लेकिन उनकी भी क्लास होती है, मतलब उनका स्ट्रेटिफिकेशन में ऊपर रहते हो, ऊपर स्टेज में रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि नॉट अबाउट द वन कंपोनेंट, यहाँ पर तीन कंपोनेंट जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, एक बोल सकते हैं ग्रुप बनाने में, स्ट्रेटिफिकेशन को डेवलप करने में। ओके, क्लास का मतलब होता है पर्सन की जो इकोनॉमिक पोजीशन होती है सोसाइटी में, उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लास। स्टेटस का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में उसको कितनी इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट, ऑनर, पॉपुलरिटी कितनी है सोसाइटी के अंदर। ओके, जैसे डॉक्टर है, प्रोफेसर है, या बाकी कई जिनका समाज में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, तो वो स्टेटस होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता लेकिन उनका एक क्लास रहता है। इसी प्रकार से पावर, पावर का मतलब जैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज है या नॉलेज या बाकी सब चीजें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो इसके आधार पर भी क्लास डेवलप होती है। क्लास मतलब होता है स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है क्लास सोसाइटी के अंदर। ओके, तो ये जो तीनों कंपोनेंट है, क्लास, स्टेटस और पावर, ये डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी में लोग कितना एक्सेस कर पाएंगे रिसोर्सेज को, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, एम्प्लॉयमेंट है, बाकी सभी रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि मार्क्स ने बताया कि आ, आर्थिक स्थिति के आधार पर लोग रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर लेते हैं या एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो तीन कंपोनेंट है, क्लास, स्टेटस और पावर, ये बताते हैं कि कौन से लोग ज्यादा रिसोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। ठीक, समझ में आया? यस सर, यस सर। डाउट तो नहीं दोनों में? मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नो दोनों में। सर, नो। नो सर। ठीक है, तो क्लास भी हमको, क्लास से हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमारा स्टेटस क्या है सोसाइटी के अंदर, और यहाँ पर पावर होगी उससे भी हमको पता चल जाता है, या फिर स्टेटस जो होता है सोसाइटी में उससे भी हम देख सकते हैं कि सोसाइटी में जो हिरार्की बनी है, जो स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है, वो भी कारण हो सकता है। दे आर थ्री मल्टीपल रीजन रीजन है, बोल सकते हैं कंपोनेंट है, इससे हम देख सकते हैं स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी के अंदर किस प्रकार से हो रहा है। क्लियर? सभी को यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशलाइजेशन, इसकी थ्योरी। सोशलाइजेशन क्या होता है पहले ये बताओ। बताइए। सर आसपास के इन्वायरमेंट से सीखना।
आसपास के environment से सीखना। अच्छा, और एनीबडी? लर्निंग फ्रॉम वर्थ टू दैट, ये सोशलाइजेशन हो गया, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम वर्थ टू दैट, ये तो ठीक है, बोल सकते हैं पूरा। किसी भी पर्सन का जन्म होता है तो जन्म से लेकर जब तक उसकी डेथ नहीं होती है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लर्निंग होती रहती है। ओके, तो वो ठीक है। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाजीकरण, राइट। इंट्रोडक्शन सोसाइटी, नेवर एंडिंग प्रोसेस, बिल्कुल। ये सर एक तरह से नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना ये सोशलाइजेशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया ये हुआ था। जीवन से लेके अंत तक चलती। नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक ऑप्शन था उसमें, एक ऑप्शन था बर्थ टू डेथ, ऐसा कुछ था। ये भी ध्यान रखना, केवल डेफिनेशन पता नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें भी पता रहना चाहिए। सोशलिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर भी ए आई वर्ड लगा होता है ना, इसका मतलब होता है काइंड ऑफ प्रोसेस, किसी भी, जैसे सोशलाइजेशन। इसका मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी पर्सन जो है सोशलाइज होता है, सोशल, मेकिंग समबडी सोशल, मतलब जिसके माध्यम से हम बिहेवियर को लर्न करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। कहाँ पर? सोसाइटी में, क्योंकि ये सोशलाइजेशन हो रहा है, मतलब सोसाइटी से हम सीखते हैं। सोसाइटी मतलब जो भी है, आपके आसपास लोग हैं। ओके, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन, कोई भी आपके आसपास है, आपके आसपास को जो इन्वायरमेंट है, वहाँ से हम कैसे सोसाइटी के जो कल्चर है उसको हम सीखते हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, बिहेवियर है, वैल्यूज है, हम सब कुछ सीख रहे होते हैं। ओके, उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन, समाजीकरण। समाज से हम कुछ कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। और उसी के आधार पर हम अपना बिहेवियर को भी डेवलप करते हैं, और हमारी पर्सनालिटी भी कहीं ना कहीं विकसित होती, डेवलप होती है थ्रू दी सोशलाइजेशन। जिस प्रकार से हमारा सोशलाइजेशन होता है उसी प्रकार से हमारी पर्सनालिटी, बिहेवियर हमारा डेवलप होता है, हमारा सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है, ठीक है। तो हमारे बिहेवियर में, हमारी पर्सनालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आसपास का सराउंडिंग भी, किस प्रकार से हम सोशलाइज हो रहे हैं लोगों से, किस प्रकार से हम लर्न कर रहे हैं दूसरे को देख कर। ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी पर्सन के सोशलाइजेशन में और उसके बिहेवियर डेवलपमेंट में, उसकी पर्सनालिटी विकसित होने में। ठीक है, क्लियर है? नहीं, उसको बोलते हैं समाजीकरण, प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई पर्सन सामाजिक बनता है, क्योंकि समाज का हिस्सा है तो सोसाइटी में ही रहेगा, वहीं से लर्न करेगा जो कुछ करेगा। कंसेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास, या लुकिंग ग्लास थ्योरी बोलते हैं इसको, किसके द्वारा दी गई? CH कूले। CS कोले के द्वारा इसको दिया गया, एक्सप्लेन किया गया। क्या थ्योरी है? एनीवन कैन एक्सप्लेन इन वन लाइन? सर सोसाइटी में इसी तरह देखते थे जैसे हम ग्लास में दिखते हैं। ग्लास में दिखते हैं, हाउ सोसाइटी परसीव अ पर्सन। सोसाइटी सोसाइटी जो है एक मिरर की तरह काम करती है, और उसके थ्रू जो है उसके जरिए कूल ने डिफाइन करने की कोशिश की है एक बिल्कुल पर्सनालिटी अपने आप बिल्कुल। को कैसे समझ सकती है उसमें। हाँ ठीक है, देखो इसमें इन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि कोई भी पर्सन जो है, किसी पर्सन का जो सेल्फ होता है ना, जिसको हम पर्सनालिटी बोल सकते हैं, सेल्फ कंसेप्ट बोल सकते हैं, वो कैसे डेवलप होता है? वो डेवलप होता है सोशलाइजेशन के माध्यम से। और लोग हमको कैसे परसीव कर रहे हैं, सोसाइटी हमको कैसे परसीव कर रही है, दूसरे लोग आपको कैसे देख रहे हैं, उसके आधार पर हम अपनी पर्सनालिटी धीरे धीरे करके डेवलप करते हैं। जैसे कि एक तो होता है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ अवेयरनेस, कि हम आपने खुद अपने आप को देखा, समझा, और उसके आधार आधार पर अपना सेल्फ कंसेप्ट डेवलप किया। लेकिन पूले बताते हैं कि केवल ऐसे नहीं हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, हमारा सेल्फ डेवलप होता है, हमारा सेल्फ सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है। उन्होंने बताया कि हमारा सेल्फ कंसेप्ट शेप होता है थ्रू दी प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, कि दूसरों से हम इंटरेक्ट करते हैं, सोशलाइज करते हैं, लोग हमको कैसे परसीव करते हैं उस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे आपके फ्रेंड आपको, जैसे मान लीजिए आपके आसपास 10-20 लोग रहते हैं, और सब लोग आके आपको बोले कुछ, कुछ भी अच्छा बोले, तो आपको लगता है कि शायद मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, या आपके आपके बारे में कुछ विशेषता बताए कि आप में ये बहुत अच्छी क्वालिटी है,
तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार मेरे अंदर ये पर्सनालिटी में ये कुछ गुण है, कुछ ट्रेंड है। तो चार लोग बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही बोल रहे होंगे, या फिर चार लोग बुराई करेंगे तो कहीं ना कहीं आप शायद सोचेंगे, और थोड़ा क्रिटिकल होंगे, सोचेंगे कि यार चार लोग हमसे बोल रहे हैं ऐसा ऐसा कुछ, शायद समथिंग विच इज नीड टू बी इम्प्रूव। तो ऐसा कुछ ना कुछ, जैसे अगर जितना लोग आपको बताएंगे आपके बारे में, उससे आप कुछ सीखते हैं, परसीव करते हैं कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं, उसके आधार पर आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। ओके, ये इन्होंने इसलिए इसको सर इसलिए यहाँ पर सोसाइटी इन्होंने जो है, लुकिंग ग्लास थ्योरी का मतलब सोसाइटी जो यहाँ पर जो है वो एक मिरर की तरह काम करती है, कि जैसे मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, अपने आप को देखते हैं कि हम किस कैसे लग रहे हैं। इसी प्रकार से सोसाइटी आपका मिरर की तरह काम करता है। सोसाइटी में फैमिली है, फ्रेंड है, टीचर्स है, जहाँ पे आप काम करते हैं, आपके मैनेजर जो भी है सब, आपको वो कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे आपको देख रहे हैं, आपका कैसा बिहेवियर है वो बताएंगे। जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसके आधार पे आप देखते हैं, फिर आपकी पर्सनालिटी उसी के आधार पे बनती है। ना कि केवल सेल्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन से या सेल्फ अवेयरनेस से, बल्कि दूसरे के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे लोग आपको परसीव करते हैं, उसके आधार पर आपकी इमेज एक डेवलप होती है। ठीक है, हाउ अदर पीपल परसीव यू, उसके आधार पर आप उसको एवेल्युएट करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्फ स्टीम है या सेल्फ कंसेप्ट है उसमें कंट्रीब्यूट होता जाता है, और आपकी पर्सनालिटी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप होती जाती है वहां से। क्लियर है? तो जो सेल्फ यस सर। आइडेंटिटी है या सेल्फ कंसेप्ट है, वो एक सोशल, बोल सकते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये सोसाइटी के आधार पर आपने उसको परसीव किया, समझा, फिर आपने उसके आधार पर अपने अपने सेल्फ स्टीम या सेंस ऑफ आइडेंटिटी को डेवलप किया, इंटरेक्शन के माध्यम से इन्फ्लुएंस होते जाते हैं। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास, या यहाँ पर जो मिरर है, मिरर सोसाइटी जो होती है मिरर की तरह काम करती है। जैसे मिरर में देखते हैं उसी प्रकार से सोसाइटी को हम देखते हैं। सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, और उनके जो ओपिनियन होते हैं, जो बोलते हैं, उसके आधार पर हम कहीं ना कहीं चीज़ों को देखते हैं, और फिर हमारी पर्सनालिटी में वो डेवलप होता जाता है। नेक्स्ट है मीड थ्योरी। मीड थ्योरी सोशलाइजेशन। मीड थ्योरी क्या है? ये भी कहीं ना कहीं उसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग सर मतलब है। हाँ, इन्होंने दो पार्ट बताए थे पर्सनालिटी